बांग्लादेश में क्यों हो रहा है हिंसक आंदोलन? पिछले 2 हफ्तों से बांग्लादेश की पुलिस ने स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स को बीच सड़क पर गोलियां मार दी और कई लोगों को अपनी गाड़ी से कुचल दिया। शेख हसीना ने अपने ही देश में स्टूडेंट्स के बीच एक बहुत बड़ी जंग का ऐलान कर दिया और इसमें अब तक 160 लोगों की जान जा चुकी है और उसके साथ साथ हजारों लोग भी घायल हो गए। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे बांग्लादेश के करंट सिचुएशन के बारे में और क्यों वहां के स्टूडेंट्स कोटा सिस्टम के अगेंस्ट हैं। साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि शेख हसीना ने स्टूडेंट के साथ ऐसा किया क्यों। इस पूरी सिचुएशन को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बांग्लादेश की हिस्ट्री के बारे में बता दूं। बांग्लादेश पाकिस्तान से 1971 में आजाद हुआ था और उस लड़ाई में 30 लाख बंगाली लोगों की जान चली गई थी और अंत में जीत बांग्लादेश की ही हुई थी। बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद करवाने में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान था। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई में अवामी लीग पार्टी ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था और उस वक्त शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद उन्होंने 1972 में फ्रीडम फाइटर कोटा इंट्रोड्यूस किया और उनके बाद गवर्नमेंट इस कोटा सिस्टम को सोशल जस्टिस के नाम पर एक्सपैंड करती चली गई। जैसे भारत में कास्ट बेसिस पे रिजर्वेशन होता है, वैसे ही यहाँ फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली को रिजर्वेशन मिला हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि बांग्लादेश में 56% रिजर्वेशन सरकारी नौकरियों को दिया गया है और उसमें से 30% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स के लिए है, 10% रिजर्वेशन प्रशासनिक जिलों के लिए और 10% महिलाओं के लिए रिजर्व है। इसके अलावा 5% रिजर्वेशन माइनॉरिटी ग्रुप के लिए है और 1% हैंडीकैप लोगों के लिए रिजर्व है। सन 2018 में स्टूडेंट्स ने कोटा सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई, प्रोटेस्ट किया। उनका कहना था कि 30% फ्रीडम फाइटर्स कोटा को इमीडिएटली कैंसिल कर दिया जाए क्योंकि इससे रिजर्वेशन को फ्रीडम फाइटर्स की फैमिली काफी पीढ़ियों से यूज करती आ रही है। फ्रीडम फाइटर्स को रिजर्वेशन दिया जाना सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन शेख हसीना ये 30% रिजर्वेशन अपने फेवरेट लोगों को जॉब देने के लिए यूज कर रही थी और इस तरीके से स्टूडेंट्स को धोखा दिया जा रहा था। स्टूडेंट्स ने कहा कि 30% रिजर्वेशन फ्रीडम फाइटर्स को देने की बात हुई थी, उनकी बाकी के फैमिली मेंबर्स को नहीं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि बांग्लादेश में सिर्फ 0.13% पॉपुलेशन को फ्रीडम फाइटर्स डिसेंडेंट्स का दर्जा दिया गया है और साथ साथ शेख हसीना पे यह आरोप भी था कि उन्होंने झूठे इलीगल सर्टिफिकेट्स बना के अपने फेवरेट लोगों को यह रिजर्वेशन दिया है। यह आरोप हसीना के ऊपर लगने के बाद उन्होंने 2020 में पूरा कोटा सिस्टम ही हटा दिया। लेकिन फिर एक बात सामने आई कि शेख हसीना का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इलीगल है और उसके बाद 2024 में कोटा सिस्टम को फिर से लाया गया। अलग ही सीन चल रहा है बांग्लादेश में। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि वो हमारे प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर रही हैं और फ्रीडम फाइटर्स के कोटा के नाम पर फिर से घोटाले कर रही हैं। स्टूडेंट्स की डिमांड थी हमारे बांग्लादेश में एक डेमोक्रेसी होनी चाहिए और ये कोटा रिफॉर्म्स के ऊपर अच्छे से ध्यान दिया जाए। ये सब होने के बाद भी शेख हसीना ने एक मन तक कोटा रिफॉर्म्स को लेके कोई एक्शन नहीं लिया और तब जाके 1 जुलाई 2024 को स्टूडेंट प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई, लेकिन वो काफी पीसफुल था। आपको बता दूं कि ये पूरा मामला हाई कोर्ट का था, लेकिन स्टूडेंट शेख हसीना को ही ब्लेम कर रहे थे क्योंकि पुलिस से लेके सुप्रीम कोर्ट तक सब शेख हसीना के इशारों पे चलता है। जनवरी में जो इलेक्शन हुए थे वो इलेक्शन शेख हसीना जीत गई थी, लेकिन वो इलेक्शन भी फेक थे क्योंकि वो इलेक्शन वन साइडेड थे, सामने कोई ऑपोजिशन पार्टी थी ही नहीं। और यही नहीं, ऐसे कई सारे एग्जांपल हैं शेख हसीना के। ये स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के मामले में भी पहले स्टूडेंट्स को कन्विंस करने की कोशिश की गई, ये बोलकर कि ये सब मामले कोर्ट में है तो प्रोटेस्ट करने की जरूरत है ही नहीं। फिर स्टूडेंट्स ने यह आरोप लगाया कि अपोजिशन पार्टी स्टूडेंट्स को गुमराह कर रही है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, इलेक्शन के टाइम पे अपोजिशन पार्टी कोई थी नहीं। इलेक्शन तो वन साइडेड था, तो यहाँ अपोजिशन पार्टी का सवाल ही नहीं उठता। 7 जुलाई को प्रोटेस्टर्स ने नेशन वाइड ब्लॉकेड शुरू कर दिया।
रास्ता रोको रेल रोको मूवमेंट शुरू हुआ, जो कि पीसफुल था, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना था कि उनके पास कोई और रास्ता है ही नहीं। और यह सब होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जजमेंट पे स्टे लगा दिया। तब शेख हसीना ने स्टूडेंट्स को कहा कि अब तो हियरिंग 7 अगस्त को होनी है, तब तक को प्रोटेस्ट को रोक दिया जाए। लेकिन स्टूडेंट्स ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि उनको शेख हसीना पे विश्वास ही नहीं था। जाहिर है कि क्योंकि उनके कारनामे कुछ ऐसे ही थे। 14 जुलाई को शेख हसीना ने स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स को प्रो रजाकार घोषित कर दिया। कॉन्टेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं, प्रो रजाकार वो लोग थे जिन्होंने 1971 की लड़ाई में पाकिस्तानी आर्मी की मदद की थी। स्टूडेंट्स को ऐसा कहना उनकी इंसल्ट थी। स्टूडेंट्स काफी हर्ट हुए इस बात पे और उन्होंने उल्टा नारा लगाना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 हम सब रजाकार हैं। कौन है हम? कौन है हम? रजाकार रजाकार। किसने बोला ऑटोक्रैट ऑटोक्रैट। और यही नहीं, यहीं से पीसफुल प्रोटेस्ट ने भयानक हिंसा का रूप ले लिया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग 15 जुलाई को आवामी लीग के लोगों ने प्रोटेस्टर्स पे अटैक करना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक वो लोग बंदूक का भी इस्तेमाल कर रहे थे। 16 जुलाई को 6 स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स की जान चली गई, बट स्टूडेंट्स ने हार नहीं मानी। पुलिस ने लाठीचार्ज किया और 18 जुलाई को इंटरनेट एंड मोबाइल सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया। और अभी की रिपोर्ट्स के हिसाब से 25,000 लोग घायल हो गए हैं, 163 लोगों की जान चली गई है। और 18 जुलाई को पुलिस के द्वारा 30 प्रोटेस्टर्स को मार दिया गया। लेकिन इसके बावजूद स्टूडेंट्स रुके नहीं और फाइनली शेख हसीना को स्टूडेंट्स की डिमांड माननी पड़ी। स्टूडेंट्स के सामने झुकना पड़ा और 21 जुलाई को 56% रिजर्वेशन को कम करके 7% पे लाया गया। उसमें से 5% फ्रीडम फाइटर्स के डिसेंडेंट्स के लिए रिजर्व रखा गया और 1% माइनॉरिटी के लिए और 1% डिसेबल्ड और ट्रांसजेंडर्स लोगों के लिए। लेकिन स्टूडेंट ने कहा कि हमारी लड़ाई यहां खत्म होती नहीं है। उनका कहना था कि हमारे साथी जिनको अरेस्ट किया गया है उनको रिलीज किया जाए। और स्टूडेंट्स ने यह भी कहा कि उनको कोई हक नहीं है कि हम में से किसी को भी डायरेक्टली शूट करने का। जिन ऑफिशियल्स ने हमारे साथियों को मारा है उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। साथ ही साथ दे डिमांडेड कि शेख हसीना को भी अब इस्तीफा दे देना चाहिए और वो जब इस्तीफा नहीं देगी तब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। इस सब में 9,000 प्रोटेस्टर्स जेल में हैं और 20,000 स्टूडेंट्स इंजर्ड हैं और 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वो भी रिकॉर्ड में नहीं है। अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो पता नहीं कितनी होगी। पुलिस ने कुछ स्टूडेंट्स प्रोटेस्टर्स को अरेस्ट किया, टॉर्चर किया और यही नहीं, 16 ऐसे बच्चों को जान से मार दिया गया जो प्रोटेस्टर्स थे भी नहीं। शेख हसीना ने अपने देश में स्टूडेंट्स के साथ इतना सब कुछ हुआ, लेकिन उन्होंने किसी भी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया और उल्टा वो इस सिचुएशन को लेके दूसरे को ब्लेम करते रहे। लेकिन इसमें एक रोमांचक मोड़ तब आता है जब बांग्लादेश की आर्मी शेख हसीना के साथ नहीं बल्कि प्रोटेस्टर्स के साथ खड़ी होती है। उनका कहना है कि हम अपने लोग पे गोली नहीं चलाएंगे, उनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। और ये सच बात है कि आर्मी तो अपने लोगों के लिए ही होती है। बांग्लादेशी आर्मी ने 3 अगस्त को एक स्टेटमेंट इशू किया कि आर्मी स्टूडेंट के साथ खड़ी है और फाइनली शेख हसीना को रिजाइन करना पड़ा। हालांकि इसमें आर्मी का भी पॉलिटिक्स जरूर होगी और इस सब में शेख हसीना को घर में भी तोड़फोड़ की गई। शेख हसीना और उसकी बहन दोनों को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। ये सारे मामला शेख हसीना स्टूडेंट के साथ बैठकर उनके साथ बात करके भी स्टूडेंट्स की डिमांड को समझ के भी सॉल्यूशन निकाल सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। उन्होंने एक डिक्टेटर की तरह बिहेव किया और बिहेव करते हुए इस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज पूरा बांग्लादेश हिला हुआ है। अगर वो स्टूडेंट के साथ बैठकर शांति से उनकी डिमांड सुनकर सॉल्यूशन निकालती तो ना ही बांग्लादेश में इतना नुकसान होता और ना ही उनको इस्तीफा देना पड़ता। इन सब से बस ये साबित होता है कि एक आम आदमी भी अपने पे आ जाए तो एक डिक्टेटर को हरा सकता है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपके इस
जेस्चर से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे कंटेंट लाने में। थैंक यू सो मच।